हेलो बच्चों, मैं सत्येंद्र सिंह। पिछले क्लास में हम लोगों ने डाइपोल के बारे में देखा था। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोगों ने पढ़ा। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है ये भी हम लोगों ने पढ़ा। आज इसी डाइपोल मोमेंट के कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। तो जो आज की हमारी पहली हेडिंग है उसे बनाइए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र। वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र लिखिए। वैद्युत क्षेत्र, इसको इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है बच्चों, आज हम लोग को यही पढ़ना है। आइए देखते हैं। हम लोगों ने देखा था, ये हमारी हेडिंग है। हम लोगों ने देखा था डाइपोल क्या होता है। ये ऋणात्मक आवेश और ये धनात्मक आवेश और कुछ दूरी पर अगर स्थित है, 2l दूरी पर, तो यही क्या बनाता था, डाइपोल बनाता था। और डाइपोल मोमेंट इसका होता था Q इंटू क्या होता था, 2l होता था। ये हम लोगों ने पढ़ा था। आज इसी के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र देखना है। ठीक है, तो यहां सबसे पहले हम लोग देखेंगे वैद्युत क्षेत्र। द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है क्या होता है, यहां लिखेंगे किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल द्वारा, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल द्वारा, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल द्वारा उत्पन्न क्षेत्र को, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र को, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र को द्विध्रुव क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, डाइपोल फील्ड, इसे डाइपोल फील्ड कहें। तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा था किसी पॉइंट चार्ज, अगर यह बिंदुवत आवेश है, इसके कारण r दूरी पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो हम लोगों ने देखा था 4πε0q/r²। हमारे पास यही फार्मूला था किसी बिंदुवत आवेश के कारण। लेकिन अब हम देखेंगे कि यहाँ पर किसी डाइपोल के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, तो अगर किसी डाइपोल के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हो किसी डाइपोल पर जो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है, 0 होता है। मान लो क्या है, NaCl है। NaCl ये क्या बनाता है, डाइपोल बनाता है। इस पर पॉजिटिव होता है, इस पर निगेटिव होता है। लेकिन अगर हम इसकी टोटल की बात करें तो जो इस पर नेट चार्ज होगा वो बच्चों क्या होता है, 0 होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे किसी डाइपोल पर, डाइपोल पर नेट चार्ज, नेट चार्ज, नेट चार्ज का मतलब कुल आवेश, नेट चार्ज 0 होता है, 0 होता है। अब बच्चा ये बताओ कि अगर उस पर जो नेट चार्ज 0 है तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र कैसे बनेगा। जब किसी वस्तु पर जो नेट चार्ज होता है वो 0 अगर होता है तो वहां फिर वैद्युत क्षेत्र बनने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि आवेश का मान क्या हो गया है, 0 हो गया है। लेकिन हमने पिछली क्लास में बताया था कि जो डाइपोल बनता है, अगर ये डाइपोल बना है, जरा समझिएगा, ये है -q और ये क्या है, +q, और ये 2l दूरी पर रखा है, तो ये बच्चों क्या है, ये डाइपोल बना है। अब ये डाइपोल, अगर हम इस डाइपोल का जो सेंटर होता है वो यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर हम कहीं पर भी, इससे हम कहीं पर भी, मान लो यहाँ पर हमने बनाया, तो अगर हम यहाँ पर बनाए तो इस पर जो नेट चार्ज है वो भले से 0 है, लेकिन इस +q के कारण
जो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखने को मिलेगी, मान लो P पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले, यहां से ये दूरी मान लो कितनी है, R है, तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखने को मिलेगी वो E1 मिलेगी, और यहां से इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखने को मिलेगी वो क्या मिलेगी, E2 मिलेगी। अब दोनों के कारण अलग अलग वैद्युत क्षेत्र देखने को हमें मिलेगा। फिर से समझिएगा, इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें कुछ ना कुछ देखने को मिलेगी। कौन सा फार्मूला लगा के, 1/4πε0 Q/r²। बताओ बच्चों, हम इसे R1 ले लेते हैं तो R1²। अगर ये दूरी बच्चों R2 है तो बताओ यहाँ क्या होगा, 1/4πε0 Q/r2²। अब बताओ बच्चों, यहाँ पर ये भी Q है, ये भी Q है, दोनों का परिमाण समान है, तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो डिपेंड किस पे करेगा, तो यहाँ का जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो डिपेंड करेगा, दूरी पर डिपेंड करेगा। आप जानते हो कि इस फार्मूले में 1/4πε0 Q/r² के फार्मूले में ये जो E है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, R²। इसका मतलब जिसका दूरी ज्यादा उसका वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, कम होगा। तो ये वाली दूरी क्या है, ज्यादा है, तो इसका मतलब E2 का जो वैद्युत क्षेत्र है वो कम होगा, और E1 का जो वैद्युत क्षेत्र है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अगर E1 का वैद्युत क्षेत्र ज्यादा है तो ज्यादा वाले से अगर कम वाले घटाओगे तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी ही। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डायपोल के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा, जो कि नेट चार्ज इस पर भले से 0 होता है, लेकिन इसमें हमें क्या कहते हैं, डायपोल के कारण वैद्युत क्षेत्र देखने को मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि ये दोनों आवेश एक दूसरे से अलग अलग दूरी पर है। अगर ये अलग अलग दूरी पर है तो इनकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अलग अलग होगी। ये तब इनका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होता है जब दोनों एक ही स्थान पर होते, दोनों एक ही स्थान पर होते और एक दूसरे को कैंसिल कर देते। ठीक है, तो इसलिए यहां पर होता है। तो हम लिखेंगे अगला जो हमारा पॉइंट है, अगला पॉइंट है इसमें लिखते हैं, जो हमने यहां पर लिखा ना, किसी डायपोल पर नेट चार्ज 0 होता है। अगर नेट चार्ज 0 होता है लेकिन किसी डायपोल के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है, 0 नहीं होता है, 0 नहीं होता है। अब डायपोल का जो नेट चार्ज है वो 0 तो हो रहा है, लेकिन फिर भी डायपोल जो है वो 0 नहीं होता, क्योंकि इसका रीजन क्या है, क्योंकि द्विध्रुव में आवेश कुछ दूरी पर होते हैं, जिसके कारण वे एक दूसरे के फील्ड को कैंसिल नहीं कर पाते। अगर बच्चों यही दोनों का डिस्टेंस अगर सेम होता तो यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती वो क्या हो जाती, 0 हो जाती। अब ये दोनों अलग अलग दूरी पर होते हैं, इसीलिए बच्चों एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल नहीं कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया होगा। अब अगर कैंसिल नहीं कर पाता है तो वैद्युत क्षेत्र, द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात करने को हमें मिलेगा। हाँ बच्चों, इसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हमें ज्ञात करने को मिलेगा। तो अगली हेडिंग हमारी यही रहेगी, हम देखेंगे यहाँ पर अगला पॉइंट, और यहाँ देखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण निम्न स्थितियों में कौन कौन से कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने को मिलेगा। निम्न स्थितियों में वैद्युत
क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना होती है। मतलब निम्न कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हम कैलकुलेशन करते हैं। और वो जो पहला कंडीशन है वो क्या होता है, पहला कंडीशन क्या है, अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए, अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए। ठीक है बच्चों, तो अक्ष पर स्थित अगर बिंदु के लिए हम लेंगे, बात करेंगे, तो इसी को बच्चों कहेंगे अक्षीय स्थित, अक्षीय स्थित, इसे कहेंगे एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन, अक्षीय स्थित। और ये बच्चों केस आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सेम यही वाला केस। ठीक है, अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए अक्षीय स्थित। ठीक है बच्चों, अच्छा इसे अनुदैर्ध्य स्थित भी कहते हैं, इसे अनुदैर्ध्य स्थित भी कहते हैं, इसे अनुदैर्ध्य स्थित भी कहते हैं। ठीक है, तो चाहे अक्षीय स्थित पूछ ले, चाहे अनुदैर्ध्य स्थित पूछ ले, चाहे अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए पूछ ले, तब आपको कैसे निकालना। फिर से हमारी बात को समझिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण कुछ कंडीशन में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखने को मिलता है हमें। मतलब हम कुछ कंडीशन पर, 3 कंडीशन पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। पहला जो हमारा कंडीशन है अक्ष पर, मतलब डाइपोल के अक्ष पर। अब जरा समझिएगा क्या है डाइपोल का अक्ष। ये बच्चों एक डाइपोल है, ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, और ये इन दोनों का डाइपोल का एक्सिस है, इसे डाइपोल एक्सिस कहेंगे। ठीक है, ध्रुव अक्ष। अब ये बच्चों इसका क्या होता है, सेंटर होता है, ये इसका सेंटर होता है, और इन दोनों की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 2l। अब ये बच्चों ये डाइपोल है, अगर ये सिस्टम की बात अगर मैं करूं तो ये क्या है बच्चों, डाइपोल है। अगर ये डाइपोल है तो इसके अक्ष पर कहीं पर भी, इसके सेंटर से कहीं पर भी आप चाहे इधर कोई बिंदु ले लो P, चाहे आप इधर कोई बिंदु P ले लो, आप यहां से इसके सेंटर से कोई किसी निश्चित दूरी पर एक बिंदु आपने कंसीडर किया, और उस बिंदु पर अगर आप वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हो तो हम कहेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल रहे हैं। या हम कहेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के लिए हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। या हम कहेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। हम इस सेंटर के इधर भी ले सकते हैं, हम इस सेंटर के इधर भी ले सकते हैं, चाहे जिस साइड आपके कहते हैं कंसीडर कर लो। ये पहला केस है, इस पहले केस को आपको पढ़ना है। ठीक है, दूसरा केस जो है, दूसरा केस क्या है, तो बच्चों दूसरा केस देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं दूसरा केस। दूसरे केस में होगा कि विषुवत तल पर स्थित, विषुवत तल पर स्थित बिंदु के लिए, विषुवत तल पर स्थित बिंदु के लिए। अब विषुवत तल पर स्थित बिंदु के लिए क्या होता है, तो ये होता है बच्चों निरक्षीय स्थिति के लिए, निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति के लिए। इसे इक्विटोरियल कहते हैं, इक्विटोरियल पोजीशन। ठीक है बच्चों, निरक्षीय स्थिति। अच्छा, इसे अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं, अनुप्रस्थ स्थिति। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या है कि अगर ये डाइपोल है, अगर ये डाइपोल है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, अगर ये डाइपोल बनाया है तो ये इसका क्या है, सेंटर है। अब क्या था कि इसके सेंटर के दाहिने तरफ बाएं तरफ इसी अक्ष पर निकाला, तो हम लोगों ने क्या देखा, अक्षीय। अब ये इस सेंटर का ये क्या है, लंबवत तल है, और यही जो तल है वो कहलाएगा विषुवत तल। क्या कहलाएगा, विषुवत तल। मतलब डाइपोल से 90 डिग्री पर, डाइपोल के लंबवत या 90 डिग्री पर जो तल है, उस तल में आप कहीं पर भी कोई भी बिंदु आप ले लो,
तब वहां पर क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालते हो तो हम उसे कहेंगे निरक्षीय स्थिति कहेंगे। ठीक है, निरक्षीय स्थिति मतलब अगर हम कह दें डायपोल से सीधा सीधा थीटा कितना हो 90 डिग्री, डायपोल के सेंटर से जो कोण बने वो कितना हो बच्चों 90 डिग्री, तो हम कहेंगे कि निरक्षीय स्थिति। डायपोल के सेंटर से अगर थीटा बच्चों कितना हो 0 डिग्री, तो हम कहेंगे उसे अक्षीय स्थिति कहेंगे। समझ में आ गया? तो चाहे इसे आप अनुप्रस्थ स्थित कहो, चाहे निरक्षीय स्थित कहो, चाहे विषुवत तल पर स्थित बिंदु के लिए आप कहो। ठीक है, जब विषुवत कहोगे आप डायपोल के सेंटर से हमेशा 90 डिग्री पर 90 डिग्री पर ही क्या करोगे, आप यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करोगे, कंसीडर करोगे। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम लोग यहां पर देखेंगे जो तीसरा कंडीशन है, तीसरा जो कंडीशन है वो देखेंगे बच्चों। तीसरा कंडीशन क्या है, अदर पोजीशन। अदर पोजीशन, अदर पोजीशन मतलब अन्य स्थिति, अन्य स्थिति। इस डाइपोल से बच्चों, ये डाइपोल है, ये माइनस और ये प्लस, इस डाइपोल से 0 डिग्री इसके अक्ष और लंबवत, मतलब इसका अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति को छोड़कर किसी कोण पर कोई भी आप बिंदु कंसीडर कर लो, वहां पर अगर आप निकालते हो तो क्या कहते हैं, वो क्या कहलाएगा, अदर पोजीशन कहलाएगा। मतलब हम कह सकते हैं थीटा 0 डिग्री और 90 डिग्री को छोड़कर चाहे जो हो वो सब क्या कहलाएगा, अन्य स्थिति कहलाएगा। मतलब या तो 0 डिग्री पर ना हो या फिर 90 डिग्री, इन दोनों को छोड़कर बाकी किसी भी कोण पर, मान लो आपने जो बिंदु कंसीडर किया, ये बिंदु कंसीडर किया, तो यहां से कितना कोण बना, 30 अंश के कोण पर आपने कोई बिंदु ले लिया, कोई 15 अंश के बिंदु पर ले लिया, 60 अंश के कोण पर कोई बिंदु आपने ले लिया, तो ये कहलाएगा अदर पोजीशन। यही बच्चों 3 केस हमें क्या करना है, स्टडी करना है। क्लियर हो बच्चों? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अक्षीय स्थिति, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये 3 केस था। तो पहला जो हम लोग केस पढ़ेंगे वो हमारा है अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां लिखेंगे पहला जो हमारा केस है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारी हेडिंग है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं डायपोल बनाते हैं और बनाते हैं अक्षीय स्थिति। ये क्या है, एक डायपोल है, ये ऋणात्मक आवेश, ये धनात्मक आवेश, ये इन दोनों को मिलाने वाली रेखा है और ये इसका सेंटर पॉइंट। ठीक है, और ये इनके इधर का ये एरिया, ये बच्चों जो बना ये कुल मिला के बन गया डाइपोल। ये क्या बन गया, डाइपोल। ये ऋणात्मक और ये धनात्मक, ये डाइपोल बन गया। ये इसका सेंटर है, इसके सेंटर से चाहे आप इस साइड ले लो चाहे इस साइड ले लो, इसके सेंटर से यहां पर एक बिंदु P है, यहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है। इसके सेंटर से ये जो दूरी है वो बच्चों है R, इसके सेंटर से जो दूरी है वो है R। और आप जानते हो कि ये इनके बीच की जो दूरी होती है वो बच्चों क्या होती है, 2L। तो हम 2 भाग में बांट लेते हैं, एक L और एक L, कुल मिला के जो दूरी होगी बच्चों वो क्या होगी, 2L। ठीक है, तो अब हमें यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हमें पहले इस प्लस क्यू आवेश के कारण निकालना पड़ेगा और फिर बच्चों किसके कारण निकालना पड़ेगा, माइनस क्यू आवेश के कारण हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों,
पहले हमें प्लस क्यू आवेश के कारण निकालना पड़ेगा, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण निकालना पड़ेगा। तो देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण अगर आप जिस आवेश के कारण आप निकालोगे उस वहां से आपको दूरी पता होनी चाहिए। अगर बच्चों ये कुल दूरी कितनी है r है, तो ये दूरी बच्चों कितनी होगी, देखिए ये टोटल दूरी कितनी है r और ये दूरी कितनी है l, ठीक है, इतनी दूरी कितनी है r और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो बच्चों क्या है l है। तो क्या ये दूरी बच्चों आपको r माइनस l नहीं मिलेगा, बताइए। अगर ये टोटल दूरी r है और ये इतना l है तो क्या इतना r माइनस l नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं ये जो दूरी है r माइनस l ये बच्चों हो गई ये यहां से यहां की दूरी। क्लियर हो बच्चों, ये क्या हो गई इसके बीच की दूरी। अब इस आवेश के कारण तो अगर यहां से ये दूरी निकाले तो बच्चों बताओ कितना होगा ये दूरी। अगर ये बच्चों इतना कितना है r और ये कितना है l, तो क्या ये दूरी r प्लस l नहीं होगा, बताइए। तो ये डायपोल के कारण आपको दूरी मिल गई। अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है, तो हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों अगर हम इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 ले ले प्लस क्यू आवेश के कारण क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश कितना है Q और इनके बीच की दूरी कितनी है r माइनस l का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अगर हम इसे नामकरण भी कर ले, अगर इसके पॉइंट को हम यहाँ नाम ले ले, ये क्या है B है, ये O है और ये क्या है बच्चों A है। तो अगर यहां से इसकी जो दिशा होगी वो जो डायरेक्शन होगा बच्चों, डायरेक्शन होगा वो होगा AP की ओर। ठीक है बच्चों, AP की ओर मतलब A से P की ओर। आप जानते हो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, इधर। तो E1 का जो डायरेक्शन है वो इधर होगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, ये आवेश है Q, यहां पर आप एक धनात्मक आवेश रखो। अगर आप यहाँ धनात्मक आवेश रखते हो तो ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, यहाँ मान लो धनात्मक आवेश आपने रखा है, डायरेक्शन निकालना है तो ये प्लस आवेश है, यहाँ आप धनात्मक आवेश रख दो, ये धनात्मक इस धनात्मक क्या करेगा, रिपल करेगा, दूर भेजेगा। तो अगर ये दूर भेजेगा तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर हम देखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों इसे हम क्या मान लेते हैं, E2 मान लेते हैं। अगर हम इसे E2 मान लेते हैं तो जरा बताओ यहां पर अगर हमने E2 माना है तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश का मान बच्चों कितना है, Q है, हमने Q ले लिया। ठीक है, और इनके बीच की जो दूरी है बच्चों, तो क्या दूरी यही है r प्लस l, तो दूरी हमने बच्चों क्या ले लिया r प्लस l का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसकी दिशा जो होगी बच्चों वो क्या होगा, तो इसकी दिशा बच्चों आप क्या करो, इस माइनस आवेश के कारण देखना है ना, तो यहाँ पर आप एक प्लस आवेश रखो। अब देखो कि ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, तो ये अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी दिशा बच्चों क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये E2 की दिशा हो जाएगी। तो हम लिखेंगे कि कहते हैं P से B की ओर। ठीक है, इसकी जो दिशा होगी, जो डायरेक्शन होगी PB की ओर। ठीक है बच्चों, तो इसका ये डायरेक्शन हो गया P से B की ओर। ठीक है, अब ये डायरेक्शन हो गया, तो यहां पर अगर हम बच्चों क्या निकालें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कुल वैद्युत क्षेत्र, कुल वैद्युत क्षेत्र। आप जानते हो बच्चों वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि होती है, एक सदिश राशि होती है। तो अगर हम यहां से निकालते हैं E तो क्या होगा E1 प्लस क्या हो जाएगा E2 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे। लेकिन बच्चों हम इसका डायरेक्शन का विशेष ध्यान रखेंगे, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो हम यहाँ क्या लेंगे E1 माइनस E2। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत है। जब दो सदिश एक दूसरे के विपरीत होता है तो जब उन्हें हम जोड़ते हैं सदिश के नियम के अनुसार
तो इनके बीच का कोण कितना बनेगा 180। जरा समझिएगा, ये E1 है और ये बच्चों क्या है E2 है। अब दोनों के बीच का कोण कितना है 180, और इनको अगर हमें जोड़ना है तो आप याद करो परिणामी P माइनस Q आता था, तो दोनों एक दूसरे विपरीत है तो परिणामी क्या आएगा E1 माइनस E2 आएगा, P माइनस Q वाला केस। ठीक है बच्चों, तो अब यहां हम क्या करेंगे, अब यहां पर वैल्यू को पुट करते हैं। जब वैल्यू को यहां से पुट करेंगे तो E बराबर आपका हो जाएगा 1/4πε0 Q बाई R माइनस L का स्क्वायर। ये बच्चों E1 का मान, ये E1 का मान, और माइनस 1/4πε0 Q बाई R प्लस L का स्क्वायर, ये बच्चों E2 का मान। क्लियर हो बच्चों? अब यहां बच्चों मैं मिटा रहा हूं, थोड़ा आप नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर देखते। अब यहां पर ये तो हो गया, अब यहां पर देखते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसे बच्चों सॉल्व करते हैं तो यहां से E का मान आएगा, क्या आएगा, क्या देखिए दोनों में 1/4π कॉमन है, तो हमने बच्चों यहाँ कॉमन ले लिया 1/4πε0 कॉमन ले लिया। ये देखिए ये क्या इतना कॉमन है, अगर देखा जाए क्या ये और ये दोनों कॉमन है तो हमने कॉमन निकाल लिया। क्या बच्चों Q भी कॉमन है, Q भी कॉमन है तो हमने Q को भी बेटा निकाल लिया, तो हमने Q को भी कॉमन ले लिया। तो यहां से क्या बचा 1 ब्रैकेट में 1/r माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस L का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहां से E बराबर हम अगर देखें तो Q/4πε0, यहां पर इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। अगर दोनों का एलसीएम बच्चों लेते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से देखें तो इनका एलसीएम R माइनस L का स्क्वायर R प्लस L का स्क्वायर, R प्लस L का स्क्वायर। अब बच्चों अगर हम इसका इसमें भाग दें तो ये कट गया, तो ये बचा, इसका हम यहाँ गुणा करेंगे तो R प्लस L का स्क्वायर माइनस, अब इससे इसमें भाग दे, ये कट गया तो ये बचा, इसका यहाँ गुणा कर देंगे R माइनस L का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब यहां से आगे सॉल्व करते हैं इक्वेशन। अच्छा बच्चों ये आपके बोर्ड एग्जाम में यूपी बोर्ड वगैरह में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपका, तो इसे अच्छे से आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। आइए बच्चों देखते हैं, अब यहां से E वेक्टर बराबर लेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा Q/4πε0, और यहाँ बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, ये R प्लस L का होल स्क्वायर मतलब A प्लस B का होल स्क्वायर, तो हम इसे लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक है बच्चों, और माइनस, और ये क्या है A माइनस B का होल स्क्वायर R माइनस L का होल स्क्वायर, तो यहाँ हम लिखेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL। ठीक है बच्चों, और यहाँ जरा देखिए ये चीज, अगर इसकी बात मैं करूं तो इसकी बात हम कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, R माइनस L और R प्लस L का पूरे का हम स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, क्या ये दोनों का स्क्वायर है तो दोनों पे हम क्या करें ब्रैकेट में लिख कर स्क्वायर चढ़ा दें, हमने स्क्वायर लगा दिया। अब यहां से हमने देखा Q/4πε0, और यहां से ब्रैकेट को ओपन करिए R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, और यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस का अगर अंदर गुणा होगा तो सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस R स्क्वायर, ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस L स्क्वायर, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 2RL। ठीक है बटे, अब देखिए ये A माइनस बी और ये A प्लस बी, तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर। ठीक है, A माइनस बी A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, फार्मूला बनता है बीजगणित से। अब यहां से बच्चों आप देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, क्या ये प्लस माइनस है कट गया, ये भी कट गया, तो बचा का 2RL और 2RL, तो कितना हो जाएगा बच्चों 4RL हो जाएगा। तो ये E का मान यहां से हो गया Q/4πε0, यहां से 4RL R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर।
ठीक है। अब इसी को हम लिखते हैं, अगर हम इसे लिखे तो इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणते, यहां देखिए क्या है, ये क्यू है, जरा समझिएगा, क्यू इंटू 2 गुणते एल इंटू 2R, हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम 4 को 2 गुणते 2 लिखे 4 हो जाएगा, एल है एल और ये 2R, बटे क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम जानते हैं बच्चों, चूंकि P बराबर Q इंटू 2L जानते हैं, तो क्या बच्चों इसकी जगह पर हम इस चीज को नहीं रख सकते हैं? तो अगर इस चीज को अगर हम यहाँ वैल्यू पुट कर दे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, यहां से देखते हैं E बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू 2R अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहां पर देखिए जरा, यहां पर हम क्या ले सकते हैं, एक चीज जरा देखिए, यहां पर ये जो दूरी R है और ये जो दूरी L है, अगर L और R की तुलना करने तो क्या R का मान ज्यादा है? अगर हम L और R की तुलना करें तो R का मान क्या है, ज्यादा है, और ये L बहुत छोटा होता है, स्मॉल लेंथ होता है, लेकिन R क्या होता है, इसकी तुलना में बहुत बड़ा होता है। तो हम कह सकते हैं R बहुत ज्यादा बड़ा होता है, किसकी तुलना में, L की तुलना में। मतलब L क्या होता है, लगभग छोटा होता है, नगण्य होता है, और जो चीज नगण्य होता है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, जीरो, नेग्लिजिबल मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। तो L का मान बच्चों क्या हो जाएगा, जीरो। तो अब बताओ बच्चों, अगर हम यहाँ पर L का मान अगर हमने जीरो रख दिया, L का मान जीरो रख दिया, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल R स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ देखते हैं बच्चों, तो यहां से देखते हैं E बराबर हो जाएगा, क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपान क्या हो जाएगा, R स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि बच्चों यहाँ पे हमने L स्क्वायर का मान क्या रख दिया, जीरो, तो R स्क्वायर में अगर जीरो घटाओ तो क्या बचेगा, R स्क्वायर, और यहाँ पर इसका गुणा करोगे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपान क्या हो जाएगा, R के पावर 4, 2 दूना 4। अब एक R से एक R कट गया, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान क्या हो जाएगा, R क्यूब हो जाएगा। ये बच्चों क्या हो गया, डाइपोल के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मात्रा क्या होगा बच्चों, इसका मात्रा होगा न्यूटन प्रति कूलाम होगा। क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक है, तो ये था अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जितनी बार हो सके आप उसको उतना प्रैक्टिस में कीजिए, और यहाँ से कभी कभी सवाल भी पूछता है और कभी कभी डेरिवेशन भी आता है। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज की और बात बच्चों कर लेते हैं। अगर यहाँ पर क्या पूछ ले, अगर यहाँ पर पूछ ले कि इसकी दिशा क्या होगी, तब आप क्या बताओगे, इसका डायरेक्शन भी तो आपको पता होना चाहिए। तो डायरेक्शन अगर पूछ ले तब क्या आप बताओगे, तो यहां पर लिख लीजिए, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होता है, अर्थात माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होता है। माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा
ये था बच्चों हमारा अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जरा समझ लेते हैं इसका डायरेक्शन। हमने कहा अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जो दिशा होती है वो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। आप जानते हो जो पी की द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, पी होता है, पी बराबर क्यू इंटू 2L, और हमने बताया था ये एक सदिश राशि है, इसकी दिशा ऋणात्मक आवेश से कहाँ होगी, धनात्मक आवेश की ओर। तो कुल मिलाकर अगर यहाँ पर कह रहा है कि जो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी वही अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, तो इसका मतलब इसकी दिशा बच्चों किधर होगी, इधर की ओर होगी, इधर की ओर होगी। तो यहाँ पर ई की दिशा ऐसे होगी, इधर की ओर, प्लस से माइनस से प्लस की ओर। अब जरा देखते हैं कैसे, फिर बात को समझो बच्चों। इसके कारण ये दूरी क्या है, कम है, तो ज्यादा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसकी होगी, E1 की होगी। अगर E1 की होगी तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा किसकी होगी, E1 की होगी ज्यादा। और ये दूरी क्या है, कम है, तो E2 की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, कम, और घटाएंगे तो E1 का मान क्या आएगा, ज्यादा है, तो E2 घटाएंगे तो ज्यादा किधर रहेगा, इधर ही रहेगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर रहेगी, इधर रहेगी। ये इसकी दिशा होगी। ठीक है बच्चों। अब एक चीज और जरा समझते हैं। हम लोगों ने देखा था कि जो पॉइंट चार्ज होता है, जो पॉइंट चार्ज होता है, बिंदुवत आवेश होता है, अगर उसका हम बात करें तो बिंदुवत आवेश के कारण, बिंदुवत आवेश के कारण, अगर बिंदुवत आवेश के कारण की बात करें, कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम लोगों ने फार्मूला देखा था। ठीक है, जरा समझ लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हम लोगों ने देखा था, क्या था, 1/4πε0 Q/r², ये था। तो अगर हम E और R के बीच में देखें तो जो रिलेशन था वो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या था, R², ये था। ठीक है, और यहाँ पर द्विध्रुव के कारण अगर हम बच्चों बात करें तो यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर फार्मूला है E बराबर 1/4πε0, 1/4πε0 क्या है, 2p/r³। तो अगर यहाँ देखें तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, R³ के। अब क्या दोनों में अंतर है, जरा देखते हैं। अगर मान लो दोनों की दूरी R है तब तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है। अगर दूरी को हम लोग यहाँ क्या कर देते हैं, अगर हम लोग दूरी को यहाँ पर बच्चों क्या कर दे, आधा कर दे, अगर हम दूरी को क्या कर दे, आधा कर दे या दुगुना कर दे, R बराबर कितना कर दे, 2 गुना कर दे, तो यहाँ पर अगर 2 गुना करेंगे तो यहाँ बच्चों कितना हो जाएगा, E बराबर क्या हो जाएगा, E प्रोपोर्शनल 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4, क्या हो जाएगा, 1/4। मतलब अगर पहले कितना था, E था, तो अब जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या हो जाएगी, E/4 हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर हम दूरी का आधा कर दे, यहाँ दूरी का अगर आधा करें तो E प्रोपोर्शनल यहाँ 2 का क्या होगा, क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/8। इसका मतलब कि पहले कितना था, E था, अब कितना हो जाएगा, E/8। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तेजी से दूरी को बदलने पर, दूरी को बढ़ाने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण ज्यादा घटेगी तेजी से, तो डायपोल के कारण। क्योंकि दूरी को हमने दोनों केस में बिंदुवत आवेश मान लो, जरा समझो, फिर से समझो बात को। अगर ये बिंदुवत आवेश यहाँ रखा है, ये Q आवेश है और यहाँ से R दूरी पर है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E है। अगर हम यही से दूरी को क्या कर दे, 2 गुना कर दे, कितना कर दे, 2R, तब अब कितना हो जाएगा, तो E/ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, E/4। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हुई, घट गई, 1/4 हो जाती है। लेकिन अगर बच्चों ये डायपोल है, अगर ये डायपोल है, ये माइनस है, ये क्या है, प्लस Q है, ये इसका सेंटर है, सेंटर से ये दूरी कितनी है, R है, सेंटर से ये दूरी कितनी है, R। यहाँ पर हम निकाल रहे हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों कितनी है, यहाँ पर E है। अगर हम इसी दूरी को 2 गुना कर दिया, हमने 2 गुना कर दिया और यहाँ पर हमने निकाला, तो ये कितना हो जाएगा, E/ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्यूब टर्म आता है और यहाँ पर क्या, तो स्क्वायर होता है। तो हम कह सकते हैं कि डायपोल के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तेजी से घटती है। ठीक है, तो डायपोल के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, तेजी से घटती है। क्लियर हो बच्चों। और यही नहीं, जो डायपोल होता है, डायपोल का यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मोमेंट चाहिए होता है, और इन्हीं सब कारणों से जो आपका
फैन होता है, पंखा होता है, कूलर होता है, वो काम करता है। क्योंकि वहां पर अगर मोमेंट नहीं होगा तो फैन रोटेट नहीं करेगा, कूलर रोटेट नहीं करेगा, तो इन सब का उपयोग वहीं पर किया जाता है। तो क्लियर हो बच्चों आप? तो अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का जो फार्मूला था वो हमें पता चल गया और डेरिवेशन भी हमने कर लिया। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।